नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन सीरीज। 32 क्लासेस अब तक यहां से आपको मिल चुकी हैं। ये 33वां वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालयों के विषय में, जिन्हें हम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। और इसी क्लास के साथ में आपकी जो जुडिशरी वाली यूनिट थी, न्यायपालिका वाली यूनिट थी, वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आपको पता ही है, इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस कर लिया, उसके बाद में हाई कोर्ट से जुड़ी हुई जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन पर भी हम बात कर चुके हैं। तो ये लास्ट वीडियो है न्यायपालिका से जुड़ा हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालयों का जो उपबंध दिया गया है संविधान में, कहाँ पे दिया गया है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 6 है, उस भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 6 में अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े हुए उपबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है कि जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनकी जो भी अधिकारिता है, अधिकारिता मतलब उनका अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ आता है, उनकी पावर्स क्या क्या होंगी, उनकी शक्तियाँ क्या क्या होंगी, उनके कार्य किस तरीके से होंगे। तो ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, दो संहिताओं पर ये डिपेंड करती हैं। एक है आपकी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की और दूसरी आपकी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973। इन दोनों संहिताओं के द्वारा ही जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनका अधिकार क्षेत्र, उनकी शक्तियाँ, उनके कार्य, ये सारी चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। अब जिला और सत्र न्यायाधीश के विषय में बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस। तो जिला न्यायाधीश जो होता है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। और ये जो है दोनों तरह के मामले देखता है, दोनों तरह के मामलों में इनको अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो सिविल मामले हों चाहे आपराधिक मामले हों। और यहाँ पर आपको ये समझना है, देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि जिला न्यायाधीश क्या होता है, सत्र न्यायाधीश क्या होता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है इसमें। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो जिला और सत्र न्यायाधीश होता है वो एक ही चीज़ होती है जनरली। जब वह सिविल मामलों की सुनवाई करता है, सिविल मामलों को देखता है, तो उसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश। और जब वो आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसको सत्र न्यायाधीश कह देते हैं, हम सेशन जज कह देते हैं। ठीक है, यह जो जिला या सत्र न्यायाधीश होता है, जिले के जितने भी और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन सभी का निरीक्षण करने की शक्ति इसको भारतीय संविधान में दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 233 से लेकर के 235 के उपबंधों में कुछ विशेष प्रावधान दिए गए, जिनको आप यहाँ से देख पाएंगे कि उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीश जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पर? उस राज्य के उच्च न्यायालय की सलाह से। राज्यपाल जो होता है राज्य लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीश के नीचे के पदों पर नियुक्ति करता है। यानी जिले के अंतर्गत सर्वोच्च पद हो गया जिला न्यायाधीश, ठीक है, न्यायपालिका के क्षेत्र में जिला न्यायाधीश, और जिला न्यायाधीश के नीचे अधीनस्थ जितने भी न्यायिक सेवा से जुड़े हुए पद होंगे उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसकी सलाह पर? राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय की सलाह पर। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। सभी जजेस जो होते हैं जिले के अंतर्गत, उनके स्थानांतरण या उनको स्थायी करना या उनका प्रमोशन करना या उनको दंड देना या उनको सस्पेंड करना, इन सभी के जो अधिकार हैं वो उस राज्य के, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के पास होते हैं और वह इन मामलों में स्वयं अपने आधार पर आदेश जारी करने का काम करता है। अब कुछ ऐसी न्यायालय के प्रारूप हैं जो समय के आधार पर धीरे धीरे विकसित होते चले गए हैं, जैसे परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय, मोबाइल कोर्ट, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट। तो इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो इसमें से सबसे पहले बात करते हैं परिवार न्यायालय या फैमिली कोर्ट के बारे में। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ। ऐसे न्यायालयों का गठन प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा किसकी सलाह से? उच्च न्यायालय की सलाह से 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उनमें किया जाता है। यानी आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है कि परिवार न्यायालय का गठन किस क्षेत्र में किया जाएगा? ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो। मुख्य कार्य क्या है? विवाह को शून्य घोषित करना। कभी विवाह हो चुका है दो व्यक्तियों यानी महिला पुरुष के बीच में जो विवाह हुआ है और उसमें कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं और विवाह विच्छेद की जो प्रक्रिया है वो परिवार न्यायालय के द्वारा जो है संपादित की जाती है। इसके अलावा कानूनी रूप से अलग होना, कानूनी अलगाव जिसको कहते हैं, वो भी परिवार न्यायालय के अंतर्गत आता है। तलाक से जुड़े हुए, डाइवोर्स से जुड़े हुए जो मामले होते हैं या पति पत्नी के संपत्ति के बंटवारे से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, नाबालिग बच्चों के संरक्षण से जुड़े हुए मामले हैं या गुजारा भत्ता जिसको एलिमनी प्राइस कहा जाता है, उससे जुड़े हुए जितने भी मामले हैं वो सारे परिवार न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। परिवार न्यायालय के विरुद्ध अपील
उच्च न्यायालय में की जा सकती है। उच्च न्यायालय कौन से? हर उच्च न्यायालय में नहीं कर सकते आप। परिवार न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, कोई आदेश पारित किया है, तो उसको अगर उस आदेश से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो अपील कर सकता है। कहाँ पे कर सकता है? जिस राज्य के मतलब जिस राज्य के जिला न्यायालय ने वो आदेश पारित किया है, तो उसी राज्य के हाई कोर्ट में उसके संबंधित जो है अपील वो की जा सकती है। हर हाई कोर्ट में जाकर के आप अपील नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे आता है आपका ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 ये संसद में पारित किया गया था। इसके तहत 2 अक्टूबर 2009 से कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय जो है वो कार्य करने लगे। ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट स्तर का जो है न्यायाधीश होता है, जिसे न्यायाधिकारी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इस न्यायाधिकारी की नियुक्ति करती है। एक तरफ जहां यह 2 वर्षों की अधिकतम सजा वाले आपराधिक मामलों को देखता है, तो वहीं दूसरी तरफ सिविल मामलों के अलावा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, इनके अंतर्गत जितने भी मामले आते हैं वो भी इसी न्यायाधिकारी के द्वारा देखे जाते हैं। अब इसके बाद में आता है मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट या मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक माना जाता है भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। इसका सबसे पहला प्रयोग 2007 में किया गया था। और कहाँ से किया गया था? मेवात नामक स्थान है हरियाणा राज्य में, वहाँ से सबसे पहले मोबाइल कोर्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था। इस अदालत की अध्यक्षता अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी इसको कहा जाता है। इस लेवल का जो न्यायाधीश होता है उसके द्वारा की जाती है और ये सिविल और आपराधिक दोनों तरह के मामलों की सुनवाई करता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, त्वरित रूप से जो भी कानूनी मामले हैं उनको निपटाना, उनका निस्तारण करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट जनपद अदालतों की तरह होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तरह होता है, जिसका गठन लंबित मामले, मतलब ऐसे मामले जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनको सुलझाने के लिए। विशेषतः इसमें जो लंबित मामले देखे जाते हैं वो ऐसे मामले होते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं, ठीक है, जो काफ़ी टाइम से जिनका निस्तारण नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम से पेंडेंसी में पड़े हुए हैं, उन सभी को जल्दी से जल्दी त्वरित रूप से निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है। ये अदालतें 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर स्थापित की गई थी। इसमें विशेष रूप से 2 वर्ष या उससे अधिक पुराने ऐसे मुकदमे को निपटारे के लिए चुना जाता है जिनमें अपराधी जो हैं वो जमानत पर हैं। इसके बाद में आता है ई कोर्ट या वर्चुअल कोर्ट, ठीक है, ई कोर्ट और आभासी अदालत। 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी गवाह को समय के भीतर बहुत अधिक खर्चे के बिना बुलाना संभव न हो तो उसकी जो साक्ष्य होते हैं, एविडेंस होते हैं, उनका अभिलेखन या उनकी रिकॉर्डिंग जो होती है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी की जा सकती है, ठीक है। तो इससे जो है मामलों को जल्दी निपटाने में जो है काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके बाद में आता है आपका बाल और किशोर न्यायालय, चाइल्ड एंड जुवेनाइल कोर्ट। बच्चों और किशोरों की विशेष स्थितियों, उनकी मनोवैज्ञानिक कंडीशन को देखते हुए बाल और किशोर न्यायालय का गठन किया गया था। इस न्यायालय के उपयुक्त संचालन के लिए कई उच्च न्यायालयों में किशोर न्याय समितियां भी बनाई गई हैं और इन किशोर न्याय समितियों की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश करते हैं। जिस राज्य में इस तरह के बाल किशोर न्यायालय बनाए गए हैं या जिस हाई कोर्ट में जो किशोर और बाल न्याय समितियां बनाई गई हैं, इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? संबंधित उच्च न्यायालय का जो उच्च न्यायाधीश होगा वो करता है। राज्य सरकार द्वारा जिले या एक से अधिक जिलों के लिए, एक जिला या एक से अधिक जिलों के लिए किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जा सकेगा, जिसमें 3 सदस्यों की पीठ होगी और वे 3 सदस्य किस किस क्षेत्र से संबंधित होंगे? एक सदस्य होगा मनोविज्ञान या बाल कल्याण का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति और 2 जो अन्य व्यक्ति होंगे वो सोशल सर्विस से जुड़े हुए लोग होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जो कम से कम 7 वर्ष में बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा या कल्याण से जुड़ी हुई गतिविधियों में संलिप्त रहे हों। इन दोनों सदस्यों में कम से कम एक महिला आवश्यक रूप से होगी। तो इस तरीके से 3 सदस्यों की पीठ होगी, किसमें? किशोर न्याय बोर्ड में। किशोरों को प्राय अपराध सिद्ध होने पर दंड नहीं दिया जाता। ये जुवेनाइल कोर्ट होते हैं, ये विशेष रूप से किशोरों के लिए होते हैं और यहाँ पर अगर किसी किशोर ने, जो कि अभी वयस्क नहीं है, उसने कोई अपराध कर दिया है तो उसको लिए डायरेक्टली दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके लिए ये काम किया जाता है कि इसकी मानसिक स्थिति को, मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझते हुए इसको सुधारने के लिए आगे किस तरीके से प्रयास किए जाएं ताकि इस तरह की जो सिचुएशंस हैं भविष्य में दोबारा न पनपने पाएँ, इस तरह की घटनाएं दोबारा भविष्य में न पनपने पाएँ। किशोर न्याय बोर्ड की जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं उनको गोपनीय रूप से रखा जाता है, मतलब उनका प्रकाशन नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति इनकी सूचना प्रकाशित करता है तो उसको कानून के तहत दंडित करने का प्रावधान भी संविधान में दिया गया है।
किशोर न्याय बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ जिले के सेशन जज में और सेशन कोर्ट में अपील की जा सकती है तथा उसके निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में भी इसकी अपील की जा सकती है। मतलब किशोर न्याय बोर्ड ने अगर कोई डिसीजन दे दिया, उससे एक पक्ष संतुष्ट नहीं है, तो वो सेशन कोर्ट में जाकर के अपील कर सकता है। फिर सेशन कोर्ट के अगर डिसीजन से भी वो सेटिस्फाई नहीं है तो उसके खिलाफ वो संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। अब आता है आपका उपभोक्ता अदालत, कंज्यूमर कोर्ट इसको कहा जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता अदालतों का गठन 3 लेवल्स पर किया गया। सबसे जो निचले वाला स्तर होता है वो होता है उपभोक्ता फोरम, जिसको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम भी कहते हैं। इसके ऊपर होता है राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालत, जिसे राज्य उपभोक्ता आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और फिर सबसे ऊपर होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत, जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे हम मार्केट से कोई चीज़ें खरीदते हैं या कोई प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई आदमी मान करके चलिए आपको एमआरपी से ज़्यादा रेट पर कोई चीज़ें बेच रहा है, गलत सामान बेच रहा है, तो ये उपभोक्ताओं का अधिकार है, क्योंकि हम उपभोग करते हैं चीज़ों का, तो हमारा ये राइट है कि हम जब पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमको सही चीज़ें मिलें, सही तरीके से हमको जो प्रोडक्ट हैं वो दिए जाएं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, वस्तुओं और सेवाओं के दृष्टिगत उपभोक्ता जो होते हैं, उपभोग करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, उनका शोषण जो है वो ना हो पाए, उनके शोषण को रोकने का काम जो होता है उपभोक्ता अदालत का होता है। राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों के विरुद्ध सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जो इसके 3 लेवल मैंने बताए थे, सबसे ऊपर वाला जो लेवल होता है राष्ट्रीय अदालत जो होती है उपभोक्ता मामलों से जुड़ी हुई, उसके डिसीजन के खिलाफ अपील अगर आपको करनी है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अब आता है आपका सेना न्यायालय या कोर्ट मार्शल इसको कहा जाता है। ये जो है विशेष रूप से सैन्य मामलों से जुड़े हुए या सैन्य अपराधों से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई के लिए बनाया जाता है। ऐसे न्यायालयों में सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर होते हैं, वही जज की भूमिका निभाते हैं, निर्णय वही देते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि सेना जो है, हमारे देश की आर्मी जो है, उसमें बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं हो पाए। ठीक है, बाहर का कोई व्यक्ति आकर के उसमें हस्तक्षेप ना करे और अनुशासन जो है वो आर्मी का बना रहे। इस वजह से सेना से जुड़े हुए जितने भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई खुद सेना ही करती है और सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वही जज के रूप में कार्य करके अंतिम निर्णय जो है उनके द्वारा दिया जाता है। यह व्यवस्था थल सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के तहत कार्य करती है। संविधान के आर्टिकल 136(2) और अनुच्छेद 227(4) में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है। मतलब कोर्ट मार्शल के दौरान या सेना न्यायालय ने कोई व्यक्ति को दंडित कर दिया है, ठीक है, या उसको किसी प्रकार का कोई दंड दे दिया है, तो उसके निर्णय के खिलाफ ना तो हाई कोर्ट में जाकर के अपील की जा सकती है और ना ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील की जा सकती है। मतलब उसका निर्णय कैसा होगा, अंतिम होगा। लेकिन इसमें विशेष रूप से ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे मान करके चलिए सेना के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया या सेना के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी का रेप कर दिया गया, तो ये मामले जो हैं ये मामले जो हैं इनमें इंटरफेयर करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, बाकी के जितने भी मामले हैं सेना के पर्सनल व्यक्तित्व से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उनमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करने का या फिर कोई कह सकते हैं उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ केवल अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता के अंतर्गत अपील की जा सकती है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि कोर्ट मार्शल का कोई ऐसा निर्णय है जो कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, 32 सुप्रीम कोर्ट को जो है मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार है, 5 प्रकार की रिटें, और 226 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय होते हैं उनको जो है मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार है। तो अगर कोई ऐसा निर्णय है जिससे किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, ठीक है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तभी आप जो है 32 और 226 के तहत रिट अधिकारिता के अंतर्गत जो है आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी मामले में कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, जहाँ पर हमने अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती थी सभी को समझने का प्रयास किया है। और आज ही संभवतः शाम तक मैं आपको जो इससे अगला वाला टॉपिक है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपका जो चैप्टर है और वहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इस बार भी वहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। तो शाम तक मैं आपको केंद्र राज्य संबंध वाला चैप्टर भी यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। तो अपना जो भी सुझाव है, रिस्पॉन्स है, फीडबैक है, वो ज़रूर देते रहिएगा। आपसे मिलते रहेंगे, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।